अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों के लिए उनकी तरफ से लिए गए कर्जों की वजह से हमारी हुकूमत एक दिन का सूद 6 अरब रुपए अदा कर रही है। कर्जों की किस्त अलग दे रहे हैं। गैस सेक्टर पर 157 अरब रुपए के कर्जे हैं। 50 अरब रुपए की सालाना गैस चोरी की जा रही है। गैस की कीमतें ना बढ़ाते तो गैस कंपनीज बंद हो जाती। रेलवे लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और थर्ड एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि NRO 1 और NRO 2 के बाद गुज़श्ता 10 बरस में सब बेखौफ हो गए थे कि इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। वज़ीर आज़म हाउस में पहले निहारियां चलती थी, अब चाय और बिस्किट चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आपने NRO 1 अलीमा बाजी को और NRO 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं और चोरों को दे दिया है। कितनी दफ़ा आपको याद करवाया गया है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, कंटेनर पर नहीं, इसीलिए अपनी तकरीर तो बदल लें। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान साहब आज तकरीर में सबसे पहले IMF के पास जाने पर कम से कम माफ़ी तो मांगते, आवाम से माफ़ी मांगते कि 6 माह में आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से गैस और बिजली की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के हक में डट गई। खुर्शीद शाह ने चैलेंज दे दिया कि कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर तो दिखाए, हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई भी नहीं चला सकेगी। एक बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत ने स्पीकर असद कैसर को परेशान कर दिया है। स्पीकर को कमेटी अरकान में रद्दोबदल का इख्तियार नहीं। उनका कहना था कि MQM हुकूमत को ब्लैकमेल करके फ़ायदा लेगी। MQM की तारीख है कि मौके से फ़ायदा उठाती है। MQM को ना अपोजिशन का हिस्सा समझते हैं ना समझेंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि असम्बली को बेतौकीर तरीके से चलाने नहीं देंगे। इमरान खान असम्बली को कंटेनर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बली में भी कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तस्लील करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान की IMF चीफ से मुलाकात पाकिस्तान की तस्लील है। शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कमेटी में एक रुकन रखने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अहमद खान का कहना है कि वह हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मुल्क में मुसलसल तीसरी बार इंतखाबी अमल के जरिए हुकूमत की तब्दीली अमल में आई है। जमहूरी अमल को रिवर्स गेयर लगाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमेरिका में हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल ने कहा कि कई चैलेंजेस के बावजूद मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के बारे में वो पुरुमीद हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात, अमरीका, भारत और अफगानिस्तान से मुतालिक खारजा पॉलिसी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, नौजवानों के किरदार, इंतहा पसंदी की रोकथाम, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मुल्क में गुर्बत के मौज़ूआत पर भी बात की। अभी आपको बताएं कि कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2019 इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक अमन मश्क में 46 ममालिक के बहरी दस्तों और बहरी असासों ने हिस्सा लिया। सदर मुमलिकत की अमन मश्क के इनेकाद पर पाक बहरिया को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के अलावा दीगर अहम मेहमानों ने भी शिरकत की। मेहमानों ने शुमाली बहरा अरब में मशकों का जायज़ा लिया। सदर मुमलिकत ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि अमन मश्क 2019 से इलाकाई अमन और सलामती की राह हमवार करेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए 123 शाही मुहाफ़िज़ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के सुपुर्द कर दी गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक 123 सऊदी शाही मुहाफ़िज़ वली अहद की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी शहजादे के लिए जिम तैयार किया गया है। इस्लामाबाद के 8 होटल्स की निगरानी भी सऊदी शाही मुहाफ़िज़ ही करेंगे। वली अहद के साथ सऊदी शहजादे और शाही ख़ानदान के अहम अरकान भी होंगे। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के सुपुर्द कर दी गई है। दौरे के दौरान 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रहेंगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के दौरान 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे होने का इम्कान है। सऊदी सफ़ीर कहते हैं कि इस दौरे से पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा।
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان لا رہا ہے بڑی خوشخبری۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے۔ آئل ریفائنری کے علاوہ بھی ہوگا بہت کچھ۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد اسلام آباد آمد پر وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں ایک تصویری نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں پاک سعودی روابط کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی تصویری نمائش دیکھی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ضرورت کے وقت ہمیں جب ہمارے یہاں اکنامک ایشوز ہیں اس پہ وہ گوادر جیسے جگہ پہ یا فار فلنگ ایریاز میں جو انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ بڑی ہمیں خوشی ہے۔ show the relationship between two brother countries from the Pakistan beginning until now and show the kingdom to stand always with Pakistan in critical situation. سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ یہ تصویری نمائش پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہترین عکاس ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ ولی عہد کے دورہ پاکستان سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ کیمرہ مین محمد حقان اور ساتھی رپورٹر زرغون شاہ کے ساتھ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گزرتے وقت کے ساتھ نہ صرف مضبوط اور پائیدار ہوئے بلکہ باہمی اعتماد، محبت اور احترام پر مبنی یہ برادرانہ تعلقات ہمیشہ ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے پاک سعودی تعلقات میں ایک نئے اور سنہری دور کا آغاز ہوگا۔ دیکھیے اس بارے میں زرغون شاہ کی رپورٹ۔ زلزلے ہوں یا سیلاب، مالی بحران ہو، تیل کا فقدان، جنگ ہو یا کوئی اور مسائل، کرۂ ارض پر برادر مسلم ملک سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہا۔ ملت پاکستان کے قلب و روح میں سعودی عرب کی محبت، احترام اور قربت کی سب سے اہم وجہ حرمین الشریفین ہیں، جن کے دیدار اور ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر پاکستانی ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے اور 2010 اور 2011 کے تباہ کن سیلاب میں پاکستانی بھائیوں کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مدد سعودی عرب نے ہی کی۔ آج بھی بالا کوٹ شہر میں ہزاروں لوگ سعودی عرب کے فراہم کردہ شیلٹرز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب OIC اور UN سمیت کئی بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے چلے آئے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو 1 سال تک 50,000 بیرل تیل ادھار پر دیا۔ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاک سعودی تعلقات میں ایک نئے اور سنہری دور کا آغاز ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر سعودی حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 3 ارب ڈالرز جمع کرا چکی ہے۔ 3 سال تک پاکستان کو 9 ارب ڈالرز مالیت کا ادھار تیل بھی فراہم کرنا ہے۔ سعودی عرب گوادر میں 10 ارب ڈالرز مالیت کی آئل ریفائنری بھی لگا رہا ہے۔ اس وقت پاک فوج کے 1680 جوان سعودی عرب میں سعودی فوج کے اہلکاروں کو تربیت دے رہے ہیں۔ مزید 1660 پاکستانی فوجی اس مقصد کے لیے جانے کو بھی تیار ہیں۔ سعودی عرب کے 77 ملٹری کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت ہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے قیام سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو تقویت ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سابق آرمی چیف اور اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے ملاقات کی۔ ملکی اور بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملے اور دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا، پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر سے دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو مربوط بنائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی میں بہت نقصان اٹھایا۔ پاکستانی افواج، عوام اور دیگر اداروں نے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو۔ اسلامی فوجی اتحاد کسی خاص ریاست یا قوم کے خلاف نہیں، مسلم ممالک کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، پاکستان خطے کی ترقی و خوشحالی اور مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے۔ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے۔ اعظم خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔
अभी आपको बताएं कि सानहा साहिवाल जो कि 19 जनवरी को पेश आया, उसकी तहकीकात से मुतालिक एक अहम खबर है। फॉरेंसिक के लिए भिजवाई गई गन और पिस्तौल सानहे में इस्तेमाल नहीं हुई थी। ज़राए का कहना यह है कि इस्तेमाल होने वाली गन की जगह कोई और गन और पिस्तौल भिजवाई गई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, क्या तफसील सामने आई है इस हवाले से? देखिए, सानहा जो साहिवाल है बड़ा अहम है। इसमें जो वाक़े पर वहाँ बताया गया था कि पुलिस ने कहा था कि दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें ये लोग मारे गए। इसमें उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा खौल और तकरीबन 3-4 सिक्के, जो गोलियां चलने के बाद उन्हें सिक्के कहते हैं, वो फोरेंसिक साइंस को भिजवाए गए थे। ये पिछले 2 दिन पहले उन्होंने 4 सब मशीन गन और 2 9mm पिस्तौल भी भिजवाई गई थी। जब उन्होंने फोरेंसिक साइंस ने उसका तजिया किया तो कोई भी खौल और गोली जो है उससे मैच नहीं कर सकी। उन्हें जो उस वक्त पुलिस ने मौके पे गोलियां चलाई थी, जिस गन से चलाई थी उस गन के बजाय उन्होंने दूसरी गनें भेज दी, उनमें कोई मैच नहीं कर सकी। और दूसरी ये कि एक वक्त जो पुलिस की वैन उस वक्त थी जिससे फायरिंग की गई थी, उन्होंने उस पर जो गोलियां 4 लगी पुलिस वैन पे, फोरेंसिक ज़राए का कहना है कि वो भी खुद साखता है, पुलिस ने खुद मारी, क्योंकि उसकी एक गोली ऐसी जगह लगी थी कि जिससे फ्यूल का सिस्टम उड़ गया और दूसरी गोली से उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उड़ गया। लेकिन जब ये वाकया जिस दिन हुआ तो वहां से वो पुलिस की जो गाड़ी है वहां से चल कर गई थी, यहाँ से चला कर ले जाई गई थी। लेकिन जब फोरेंसिक साइंस लाई तो वो ट्रक पर रख के लाए, तो अगर वो उसी वक्त गोली लगने से मौके पर खराब होगी तो वहां से चल के किस तरह जा सकती है। इसके अलावा जो कार थी जिसको जिशान चला रहा था, उस पर उन्होंने बताया कि चलती गाड़ी पर भी गोली लगी और खड़ी गाड़ी पर भी गोलियां लगी और तकरीबन कई गोलियां जो उसको एक फासले से लगाई गई। ये मुख्तलिफ पहलू है। इससे पहले उन्होंने एक खुदकश जैकेट और 6 ग्रेनेड भी भेजे थे जो फोरेंसिक साइंस वालों ने वापस भेज दिए। फोरेंसिक साइंस ज़राए का ये कहना है कि हमें जो अब 4 गन SMG और 2 9mm पिस्तौल भेजे गए। 9mm पिस्तौल का जवाब नहीं बनता क्योंकि हमें उसका ना कोई खोल भेजा गया ना कोई गोलियां, इसलिए तजिया उसका हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारे पास गन भेजी गई उसका एक भी जो है ना खोल और ना भी गोली मैच की, और क्योंकि ये वो गन नहीं है जो मौके पर चलाई गई, ये कोई दूसरी गन जो है उनको भेज दी गई जिसकी वजह से इसमें कोई मैच नहीं कर सकी। जी, बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी। ये बहुत ही हैरान कुन तफसील बता रहे थे सानहा साहिवाल, जिसकी तहकीकात जारी है। JIT को 17 तारीख तक अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। 19 जनवरी को वाक़या पेश आया जिसमें CTD एहलकारों ने फायरिंग करके ज़ीशान नामी नौजवान, खलील नामी शख्स, उसकी अहलिया और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया था। अब साइंस एजेंसी का कहना यह है, फॉरेंसिक एजेंसी का, कि पुलिस गाड़ी में लगने वाली 4 गोलियां खुद पुलिस की जानिब ही से चलाई गईं। और एक और झूठ ये सामने आया है कि जो गाड़ी थी पुलिस मोबाइल, उसको वहां से चला कर ले जाया गया था और बाद में ट्रक पर भिजवाया गया। तो ये सवाल उठता है कि अगर वो गाड़ी पहले ठीक थी तो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाने के लिए वो ख़राब किस तरह से हो गई। रहनुमाओं, कारकुनान और दफातर पर हमले के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जुमेरात को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का अहम इजलास बहादराबाद मरकज़ में हुआ। इजलास में MQM पाकिस्तान के नुमाइंदों के दफ्तर पर होने वाले हमले और जानी नुकसान पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया गया। जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक MQM 14 फरवरी बरोज़ जुमेरात कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। राबता कमेटी के इजलास में जाम बहक कारकुन शकील अंसारी के इसाले सवाब के लिए फातह खानी और ज़ख्मी कारकुन आज़म की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शहाबुद्दीन खान सहर के खिलाफ लैया में 1400 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहाबुद्दीन खान सहर का कहना है कि उन पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जिस ज़मीन का जिक्र है वो उनके दादा की मिल्कियत थी। सरकारी अराजी पर कब्जा साबित हो जाए तो वो हर सज़ा के लिए तैयार है। लैया पुलिस के मुताबिक हल्का PP 281 से PTI के रुकन पंजाब असम्बली शहाबुद्दीन खान सहर के खिलाफ मुकदमा डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान के हुक्म पर दर्ज किया गया। मुकदमे में इल्ज़ाम है कि शहाबुद्दीन खान सहर महकमा ज़राअत की 1400 कनाल सरकारी अराजी पर उस वक्त से काबिज़ है जब वो परवेज़ मुशर्रफ दौर में ज़िला नाज़िम थे। इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए रेस्क्यू 15 में नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार का कहना है कि वफाकी पुलिस में कम नफरी का मसला भी हल हो जाएगा। रवा साल जून तक 1300 नई भर्तियां की जाएंगी। देखिए अयाज अकबर यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट।
اسلام آباد میں پولیس کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا، عوامی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ہدایات پر ریسکیو 15 میں ایک نیا کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں سائلین کی داد رسی کی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز وقار الدین سید کا کہنا تھا نئے سسٹم کے تحت ہر قسم کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ اس میں ہم نے ٹائم لائن رکھا ہوا ہے، جو نارمل شکایات ہیں وہ 15 دن کے اندر، جو میڈیم اس کی ایمرجنسی نوعیت ہے وہ 12 دن کے اندر، اور جو بالکل ایمرجنسی والی ہیں اس کا 1 ہفتے کے اندر جو ہے ہم جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ پولیس کمپلینٹ ریڈریسل میں ای میل یا درخواست کے ذریعے بھی شکایات درج کرائی جا سکیں گی۔ 7 روز میں شکایات پر عمل درآمد نہ ہونے پر متعلقہ عملے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایاز اکبر یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے گھر میں 2 چولہے اور 1 گیزر چلتا ہے جن کا اس مہینے گیس کا بل 45,000 روپے آیا ہے۔ واڈا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا گیس کا بل کتنا آیا؟ میری صاحب کہتے ہیں کراچی کا اسلام آباد کا، دونوں کا بتا دیں۔ سر کراچی کا تو مجھے نہیں پتا، یہاں کا مجھے بھی پتا چلا ہے کہ جی 45,000 روپے ہے، جبکہ میں نے گیس پہ یہاں پہ آپ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ؟ میں تو کھانا سر ابھی تک میں نے اس گھر میں کھایا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کھانا بھی نہیں کھایا؟ اور ہیٹر چلایا سر ضرور، گیس ہیٹر چلایا۔ گیزر لگا ہوا ہے؟ گیزر لگا۔ کتنے؟ 10؟ نہیں سر، ایک ہی چلاؤں گا سر۔ 1 گیزر ہے۔ چولہے کتنے ہیں سر؟ بندوں کے لیے کھانا وانا بنتا ہو تو 1 چولہا ہے؟ 2 چولہے ہوں گے سر میکس۔ چلے 2 چولہے ہو گئے، 1 گیزر ہو گیا، تو بل آیا 45,000۔ اس سے پہلے کتنا آیا تھا؟ سر اس سے پہلے تو مجھے یاد نہیں، کیونکہ وہاں تو ایک آپ کا کراچی الگ سسٹم ہے۔ نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروایا ہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ متعلقہ وزیر اس حساس معاملے پر ایوان میں جواب دیں۔ توجہ دلاؤ نوٹس احسن اقبال، رانا تنویر اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے جمع کروایا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ حکومت اور میڈیا مالکان کو مل کر میڈیا ورکرز کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر سرکاری اشتہارات کے واجبات کی ادائیگی کا ایسا نظام بنائے کہ اشتہارات کی رقم صرف میڈیا ورکرز کی بحالی اور تنخواہوں پر خرچ ہو۔ میڈیا ہاؤسز سے ورکرز کی جبری برطرفیوں، تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کٹوتی کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں احتجاجی کیمپ کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ کا دورہ کیا۔ کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے آج میڈیا ورکرز سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ان کی جدوجہد ملک گیر تحریک میں بدل سکتی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں، مزدور تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی شامل ہوگی۔ شاید یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی تحریک قائم ہونے جا رہی ہے جیسے کہ عموماً باقاعدہ مارشل لاء کے زمانے میں ایسی تحریکیں قائم ہوتی تھی۔ احتجاجی کیمپ میں صحافیوں، اخباری کارکنوں، مختلف مزدور تنظیموں اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میڈیا انڈسٹری کے حالات سازش کے تحت خراب کیے گئے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں مستقل احتجاجی کیمپ قائم ہے، جبکہ جمعے کو جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی کے تحت ابراہیم حیدری کے قریب میڈیا ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا۔ برطانیہ میں مقامی میڈیا کے مستقبل کو درپیش خطرات سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی۔ مقامی صحافت کو بچانے کے لیے لوکل فنڈ، سرکاری اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی امداد کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے گزشتہ سال ڈیم فرانسس کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی تھی، جنہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقامی اخبارات کی بندش سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ معیاری صحافت کو تباہی سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بہت سے مقامی اخبارات ایسے پبلشرز کی ملکیت میں ہیں جو پہلے ہی مقروض ہیں۔ مقامی اخبارات آمدنی کے لیے سرمایہ کاری کم اور سینکڑوں صحافیوں کو نکال چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹ میں فیس بک اور گوگل کی اجارہ داری قائم ہے۔ اشتہارات کی زیادہ تر آمدنی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی آمدنی سے مقامی رپورٹنگ کو سبسیڈائز کیا جائے، تاہم رقم کی تقسیم اور نگرانی کے لیے نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق عوامی دلچسپی سے متعلق صحافت میں سرمایہ کاری پر ٹیکس ریلیف دیا جانا چاہیے۔ کچھ پبلشرز کو چیریٹیبل کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل نیوز سبسکرپشن پر 20% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کیا جائے۔
रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी अखबारात से बरतरफियों का मतलब जमहूरियत की कवरेज बहरान से दो चार है। इन्वेस्टिगेटिव सहावत की कीमत भारी है, यह कीमत वो खुद अदा नहीं कर सकती। अवामी दिलचस्पी के हामिल खबरों के लिए अवामी मदाखलत ही वाहिद रास्ता है। लोकल काउंसिल के इजलास की कवरेज को मुनाफा बख्श बनाने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी खबरों को इंटरनेट पर चंद ही क्लिक मिलते हैं। आला मयार की सहाफत को पायदार बनाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी अखबारात में 10 साल के दौरान इश्तिहारात से आमदनी में 3.2 बिलियन पाउंड्स की कमी हुई। गुज़िश्ता दिहाई में अखबारात की फरोख्त खत्म होकर रह गई है। फ्रंट लाइन सहाफ़ियों की तादाद 23,000 से कम होकर 17,000 रह गई। क्लासीफाइड मार्केट में इस तब्दीली से मकामी अखबारात शदीद मुतासिर हुए। 3 इलाकाई पब्लिशिंग कंपनीज की इश्तिहारात से आमदनी 2.8 अरब से कम होकर 823 मिलियन पाउंड्स रह गई। दूसरी जानिब गूगल और फेसबुक के सर्च इंजन, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से आमदनी 9 अरब पाउंड से ज़्यादा है। कल्चरल सेक्रेटरी जेरेमी राइट का कहना है कि हुकूमत को रिपोर्ट पर मुकम्मल गौर करके इसी साल अमल दरामद करना चाहिए। भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। भारतीय वज़ारत दिफा ने इसराइल से 54 हारोप ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया के पास 110 ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन की जासूसी करने वाले ठिकानों और रेडार स्टेशन की निशानदेही के साथ इनको कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय जंगी ड्रोन्स के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, जिसकी तकमील के बाद चीन और पाकिस्तान की सरहदों के साथ निगरान ड्रोन्स को तैनात किया जाएगा। मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात देने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाने वाले भारतीय रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यन स्वामी को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंडिया कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने की फैकल्टी मेंबरान ने मुखालफत कर दी है। इंस्टीट्यूट के सदर को सुब्रमण्यन का दावतनामा मनसूख करने की दरख्वास्त दे दी गई है। इश्तियाल अंगेज़ और इंतहा पसंदाना बयानात के लिए मशहूर सुब्रमण्यन स्वामी की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के खिलाफ फैकल्टी मेंबरान ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के सदर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। सुब्रमण्यम का दावतनामा मनसूख करने के लिए ऑनलाइन पिटीशन भी जारी की गई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जमात बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी इंतहा पसंदाना नज़रियात, मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ बोलने और हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए मशहूर हैं। इन्हीं नज़रियात की बिना पर उन्हें हार्वर्ड समर स्कूल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फैकल्टी से निकाला जा चुका है। दीगर खबरों में आपको बताएं, बलूचिस्तान में टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए महासिल में इजाफे की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। बलूचिस्तान में गाड़ियों की ऑनलाइन टैक्स वसूली का इजरा हो गया है। इसके साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा से लिंक कायम करने के अलावा रजिस्ट्रेशन बुक की जगह सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी स्मार्ट कार्ड भी मुतारिफ करवा दिया गया है। बलूचिस्तान पहला सूबा है जहां हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे टैक्स जमा करवाने की सहूलत मुहैया की गई है। देखिए कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट। गाड़ियों की ऑनलाइन टैक्स वसूली का निज़ाम सूबाई महकमा एक्साइज व टैक्सेशन के तहत मुतारिफ किया गया है। निज़ाम के तहत बलूचिस्तान से रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियों का डाटा मरकजी डाटा सेंटर में फीड कर दिया गया है, जिसके बाद मुल्क में किसी भी जगह से ऑनलाइन टैक्स जमा कराने के अलावा गाड़ियों की वेरिफिकेशन भी मुमकिन हो सकेगी। इस निज़ाम के तहत गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के अमल में फ्रीकैन के शनाख्ती अमल की तस्दीक के लिए नादरा और महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के माबैन MOU भी साइन कर लिया गया है। इस निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला जाम कमाल ने एक तकरीब में किया। कम अज़ कम इन 1-2 साल में जो हमारा एक टारगेट है कि 2019 या 2020 तक कम अज़ कम इस 15 अरब के फिगर को कम अज़ कम हम 40 से 50 की तरफ ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। और अगर हम इसको ले जाने में कामयाब होंगे तो हो सकता है 2021, 22, 23 की तरफ जब हम जाएंगे तो इसमें मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वज़ीर आला का कहना था कि गुज़श्ता 15-20 साल की बदइंतज़ामी के नताइज आज मसाइल का पहाड़ बनकर सामने आ रहे हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स को देखते हैं तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लॉज देखते हैं तो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, रूल्स देखते हैं तो 10-10, 15-15 सालों में नहीं बने। सर्विस रूल्स यहाँ तक के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सही प्लेस नहीं है। स्ट्रक्चर जो सिस्टम आपके इदारों का है, डिपार्टमेंट्स का कोलैप्स की तरफ जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, स्ट्रेंथ तबाह है। ऑनलाइन टैक्स वसूली के सिस्टम के इजरा के मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा एक्साइज व टैक्सेशन सूबाई और वफाकी हुकूमतों के लिए 6 किस्म के टैक्स वसूल करता है। ताहम ये महकमा माजी में अदम तवज्जुही और वसाइल के फुकदान के बायस गूनागू मसाइल का शिकार रहा।
इसकी कारकर्दगी में बेहतरी के लिए इन मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। कैमरामैन एकमी रॉजर और रिपोर्टर शाहब उमर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.